वंदे मातरम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे जीवन निष्ठा चैनल पर आप सभी का। आज हम यहाँ पर इंटरमीडिएट का जो गणित विषय है उसका पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और ये चैप्टर इतना आसान है कि 11वीं कक्षा की सबसे आसान चैप्टर यही है और बिल्कुल नया चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है समुच्चय सिद्धांत। इसे आज हम शुरुआत करते हैं और कोशिश किया जाए कि इसे अच्छी तरह से समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी। समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी। ये समुच्चय सिद्धांत है क्या और इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? तो सबसे पहले सेट, समुच्चय। सेट बहुत सारी आंकड़ों का सुपरिभाषित संग्रह है। कहने का मतलब कि ये वेल डिफाइंड डाटा कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। बहुत सारी आंकड़ों का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। जैसे एक वर्ष में 12 महीनों की संख्या, तो ये एक सेट हुआ। ABCD का ए से लेकर 26 तक जो लेटर है वो एक सेट हुआ। इस सेट को गणित में हम लोग मिडिल ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट से शो करते हैं, दिखाते हैं। कहने का सेंस है कि ए एक सेट होगा कब? जब मिडिल ब्रैकेट के अंदर हो और कोई डाटा जैसे 1, 2, 3 इसके अंदर लिखा हुआ हो कॉमा के द्वारा सेपरेट करके, तो ये एक सेट हुआ, समुच्चय हुआ। डाटा का, आंकड़ा का संग्रह सुपरिभाषित क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस तरह से भी कहा जा सकता है कि विश्व में बहुत सारे अच्छे क्रिकेटरों की 10 संख्या बताए, तो किसी के लिए सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, तो किसी के लिए सुनील गावस्कर, तो इसलिए वो सुपरिभाषित नहीं है। लेकिन आंकड़ा इस तरह कहा जाए कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह करें, तो ये एक सेट होगा। तो हम लोग यहाँ पर 11वीं क्लास की सबसे प्रथम पार्ट जो है वो 1.1 है, जिसमें ये पढ़ना है कि कौन सा डाटा कलेक्शन समुच्चय है या नहीं है। तो सबसे पहले ये एक बार फिर से समुच्चय के विषय में। समुच्चय को आंकड़ों के रूप में मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे 2, 3, 4, ये समुच्चय हुए। अब ये 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक इसका फॉर्म होता है सारणी फॉर्म, सारणी रूप, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब हम किसी समुच्चय को 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह कॉमा के रूप में लिखते हैं, तो इस रूप को सारणी रूप बोला जाता है। और इसी को इस तरह से लिखा जाए, इसी सेट को
x सच दैट x इस प्रकार है कि x जो सदस्य है प्राकृत संख्या का और x लेस देन 7। कहने का मतलब इसी सेट को जो 1 2 3 4 6 5 1 2 3 4 5 6 है, इसी को दूसरे रूप में लिखा गया x सदस्य है प्राकृत संख्या का जो कि 7 से छोटा है। तो इस रूप को समुच्चय निर्माण विधि कहा जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है कि कौन सा समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि में है और कौन सा सारणी रूप में है और कौन सा डाटा समुच्चय है या समुच्चय नहीं है। जैसे एक अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं। जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के महीनों की संख्या। तो जे अक्षर से जनवरी, जुलाई, जून, ये 3 ही आंकड़ों का संग्रह है, तो इसे कहेंगे समुच्चय है। ये समुच्चय है, सेट है। इसका कोई नाम दे देंगे, ए बराबर इतना, तो ए एक समुच्चय है। लेकिन इस तरह रहेगा, कोई 10 अच्छे एक्टर की आंकड़ा या का आंकड़ा। तो 10 अच्छे एक्टर हर इंसान को अलग अलग पसंद हो सकते हैं, तो ये समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो हमने ये जाना समुच्चय किस आंकड़े के संग्रह को कहा जाता है और किसे नहीं कहा जाता है। समुच्चय कितने फॉर्म में होते हैं? 2 फॉर्म में होते हैं। बस यही हम लोगों को 1.1 जो 11वीं कक्षा की किताब है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है। अब चलते हैं हम लोग 1.2। इसमें होता क्या है, समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं ये जान ले। तो सबसे पहले होता है रिक्त समुच्चय, इसको हम लोग नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। नल सेट का मतलब होता है इसका कोई भी सदस्य नहीं हो, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं हो, इसमें कुछ भी नहीं हो। दूसरे होते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय और परिमित समुच्चय। फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो वैसे समुच्चय जिसको गिना नहीं जा सके, जैसे 1 2 3 4 5 ... तो ये जो सेट है 1 2 3 4 5 ... तो ये इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है। और जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय बोलते हैं। फाइनाइट सेट जैसे ए बी सी, तो इसकी सदस्यों की संख्या गिन सकते हैं 1 2 3।
तो इसे हमें परिमित समुच्चय बोलते हैं। अब पिछली कक्षा में एक और बातें छूट गई थी कि इस ए एक सदस्य है इस कैपिटल ए सेट का, इसको लिखा कैसे जाता है? तो दो तरह से लिखते हैं। एक तो इस तरह लिख देंगे कि ए सदस्य है समुच्चय ए का। दूसरा क्या है, ए इस तरह का साइन रहता है, ए समुच्चय है ए का। और यदि डी लिखा जाए, डी तो इस तरह करके ऐसे काट देते हैं तो डी सदस्य नहीं है ए का। तो ये सदस्य लिखने का तरीका हुआ जो कि 1.1 में मिलेगा या 1.2 में भी मिल सकता है। तो 1.2 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है कि रिक्त समुच्चय, नल सेट, जीरो सेट या इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय, और एक आता है इक्वल सेट, जिसको नाम से ही है इक्वल सेट, यानी कि बराबर, जिसके सदस्यों की टोटल संख्या बराबर हो। जैसे कोई एक सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और कोई सेट बी 2 3 1 ऐसे हो, यानी कि हूबहू सेम एक ही टाइप का हो, तो कहेंगे कि सेट ए इक्वल सेट बी, सेट ए इक्वल सेट बी। तो इसे तुल्य समुच्चय या बराबर समुच्चय कहा जाता है। तो हमने देखा 1.2 में सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताना है कि कौन सा सेट परिमित है, कौन सा अपरिमित है, कौन सा इक्वल है और कौन सा जीरो सेट है, नल सेट है। नल सेट का एक उदाहरण लेते हैं, इम्पटी सेट का एक उदाहरण लेते हैं कि वैसी विषम संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वैसी विषम संख्या जो 2 से विभाज्य हो। हम जानते हैं कि 1 3 5 7 9 11 ये सारी विषम संख्या होती है। यहाँ हम लोग को देखना है वैसी विषम संख्या जो 2 से विभाज्य हो, तो उसकी संख्या तो एक भी नहीं होगी, जीरो होगी। तो ये आपका नल सेट हुआ। ये सेट इम्पटी सेट होता है और इसे फाई से सूचित किया जाता है, या इस तरह मिडिल ब्रैकेट करके कुछ नहीं लिखा जाता है। तो ये हम लोगों का 1.2 का किताब में है, जो बनाना पड़ सकता है या बनाया जा सकता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 1.3। 1.3 में सिर्फ और सिर्फ एक ही पढ़ना है, उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या है, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है। किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय कैसे निकाला जाता है, इसकी संख्या क्या है, देखते हैं। यदि कोई सेट ए इस प्रकार हो जिसमें 2 4 6 8 10 लिखा हो, और बी कोई सेट इस प्रकार हो जिसमें 2 4 लिखा हो, यानी कि इसकी टोटल संख्या इस पहले वाले संख्या सेट के अंदर है सदस्यों की, तो कहा जाता है कि बी उप समुच्चय है ए का। इस सिंबल को उप समुच्चय पढ़ा जाता है,
इस सिंबल को उपसमुच्चय उपसमुच्चय पढ़ा जाता है। कहने का मतलब बी उपसमुच्चय है एक का। इसकी संख्या क्या होती है? तो उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n, यानी कि जितना भी इसमें संख्या है, यानी कि 1 2, तो इसकी टोटल संख्या होगी 2 के पावर 2, यानी कि 2 गुना 2 4। उपसमुच्चयों की संख्या होगी 4। तो हम 1.3 में सिर्फ उपसमुच्चय के विषय में पढ़ते हैं और जानते हैं कि उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है। अगला चैप्टर हम लोगों का होता है 1.4, जिसमें इस चैप्टर में आता है एक शब्द सम्मिलन। दूसरा शब्द आता है सर्वनिष्ठ। तीसरा आता है पूरक समुच्चय। ये सम्मिलन का इंग्लिश होता है यूनियन, इसका होता है इंटरसेक्शन, और इसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ये 3 जो है 1.4 में हम लोगों को पढ़ना है और इसे जानते हैं ये क्या है। ये यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारी क्या बला है, इसे हम लोग देखते हैं 1.4 में। देखा जाए कैसे समूह सिद्धांत को बनाया जा रहा है। यदि कोई सेट इस प्रकार ए हो, जिसमें 2 4 6 लिखा हो, दूसरा सेट इस तरह हो 1 3 5 लिखा हो, तो इन दोनों को मिलाने की जो प्रक्रिया होगी, जैसे इसका सम्मिलन निकालने के लिए कहा जाएगा सम्मिलन, यूनियन। तो यूनियन को इस तरह लिखते हैं ए यूनियन बी। करते क्या है, इस सारे सदस्यों को मिला देते हैं, लिख देते हैं। तो इसको लिख देते हैं 2 4 6 और इसको लिख देते हैं 1 3 5। ये आपका यूनियन हो गया, ये आपका सम्मिलन निकालना हो गया। कहने का मतलब किसी एक सेट और किसी दूसरे सेट पी को मिला दिया जाए तो वो सम्मिलन कहलाता है, यूनियन कहलाता है, और ये हमें 1.4 में पढ़ना है। ठीक इसी तरह इंटरसेक्शन, में होता क्या है, सर्वनिष्ठ। यदि कोई सेट इस तरह हो A = 1 2 3 4 5 6 7, B इस तरह हो 3 4 2, अब इसका बोला जाए 8 भी रख लीजिए, A इंटरसेक्शन नीचे की तरफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि A और B का जो सर्वनिष्ठ होता है वो निकाले। तो इसमें जो जो मिलता है एक दूसरे से 3 4 2, बस, यानी कि 2 3 4,
ये आपका इसमें से इसमें मिला, तो इसे हम लोग सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो 1.4 में हम लोग को पढ़ना है सर्वनिष्ठ निकाले, सम्मिलन निकाले। उसी क्रम में अगला जो है पूरक समुच्चय आता है, पूरक समुच्चय और यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक। तो अगला चैप्टर हम लोगों का है 1.5। 1.5 में सिर्फ एक ही समुच्चय पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, जिसे ए डैश से सूचित किया जाता है। और ये ए डैश को जानने के लिए पहले एक सेट होता है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। जैसे U इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ हो, और A इजकल टू 2 3 4, B इजकल टू 3 5 8 हो, तो कहा जाता है कि ए का पूरक समुच्चय निकाले, यानी कि ए डैश निकाले। तो उसमें करना क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से इन सारे को हटा देते हैं, जो बचता है उसे लिख देते हैं, यानी कि 1 6 5 7 8 9 10, ये आपका ए डैश हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री सेट हुआ। दूसरी तरफ यदि बी डैश निकालने के लिए कहा जाए तो बी वाले को 3 5 8 हटा देते हैं, जो बचता है 1 2 4 6 7 9 और 10, इनको लिख देते हैं। तो ये पूरक समुच्चय हुए। तो यूनिवर्सल सेट में से जो दिया हुआ समुच्चय होता है उसे हटा देते हैं, तो वो पूरक समुच्चय कहलाता है। ये आपको 1.5 में सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। एक आता है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर कहने का मतलब इस तरह सवाल होगा इसी समुच्चय को लेकर कि ए घटाओ बी बराबर निकाले, ए घटाओ बी बराबर। तो उसमें से देखते हैं कि एक जो बी में है उसको हटा देते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 ही सिर्फ मिल रहा, उसको हम लोग हटा देते हैं, बाकी लिख देते हैं 2 4। तो ये समुच्चय का अंतर हुआ, ए घटाओ बी। इसी तरह बहुत सारे सेट दे देंगे और कहेंगे सी घटाओ डी, तो ये अंतर हुआ और ये पूरक कॉम्प्लीमेंट्री सेट। लास्ट चैप्टर हम लोगों का है 1.6, जो कि इन सबों से भी सबसे आसान चैप्टर है और समूह सिद्धांत 11वीं क्लास का वो अंतिम चैप्टर है। तो उसे देखते हैं। 1.6 जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा, ए इक्वल टू किसी सेट में 2 4 6 8 इस तरह दिया हुआ हो, तो सदस्यों की संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4। तो इस सदस्यों की संख्या को लिखने के लिए नंबर ऑफ ए का प्रयोग करते हैं। नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4। तो ये नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4 इतना नहीं लिखे सदस्यों की संख्या, उसके बदले में नोटिफिकेशन नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4। तो 1.6 में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर
ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला है। सवाल में सभी में से टोटल दिए हुए रहेंगे, कोई एक हटा देगा, कोई एक गायब रहेगा और उसको निकालना है। जैसे पहला सवाल, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 38 रहेगा। नंबर ऑफ ए बराबर 23, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 17। इस तरह यदि दिया हुआ हो और पूछता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर व्हाट, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग रख देते हैं। यहाँ 38 रख देंगे, यहाँ 23 रख देंगे और यहाँ 17 रख देंगे और इसको छोड़ देंगे इसी तरह। अड़तीस इक्वल टू 7 3 10 के 0 हासिल 1 2 1 7 3 10 0 हासिल 1 2 1 3 1 4 माइनस एन इंटरसेक्शन बी, इसको इधर लाएंगे। एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 40 घटाओ 38 बराबर 2। तो ये आपका 1.6 हुआ। और इन सभी में हमने जाना क्या, शुरू से एक बार फिर से सरासरी निगाह से 1.1 में हम लोगों ने जाना कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय कौन है कौन नहीं है, सदस्य को किस तरह लिखा जाता है। इस तरह लिखते हैं तो सदस्य है, इस तरह लिख के काट देते हैं तो सदस्य नहीं है। कौन सा समुच्चय निर्माण विधि में है, कौन सा समुच्चय निर्माण विधि में न होकर सारणी विधि में है, इनको मिलान करें। तो ये हम लोगों ने 1.1 में पढ़ा। 1.2 में क्या पढ़ा, समुच्चय सिद्धांत का प्रकार, समुच्चय का प्रकार किस प्रकार के होते हैं, तो रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और तुल्य समुच्चय। तो ये 1.2 का था। 1.3 में हम लोगों ने क्या जाना कि 1.3 आपका उप समुच्चय क्या है और इसकी संख्या क्या है। 1.4 में हम लोगों ने जाना सम्मिलन क्या है, सर्वनिष्ठ क्या है, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, इन्वर्सल सेट क्या है। 1.5 और 4 दोनों में। और 1.6 में हम लोगों ने जाना कि ये जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यहाँ। तो ये फॉर्मूला जाना। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से समय अंतराल में पूरी सिलेबस देने का कोशिश किए हैं। आप लोग इसे 1-2 बार देखें और जहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है बनाने में तो कमेंट करके बताया करें। धन्यवाद।